हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रोजाना सुबह 8 बजे एक सीरीज चल रही है एग्जाम के लिए स्पेशल, जिसका नाम है सिर्फ एक वीडियो। यानी हम आपके एग्जाम के किसी भी टॉपिक की एक वीडियो लाएंगे और उसमें उस सारे टॉपिक को खत्म कर देंगे। अभी कल मैंने अपलोड किया था कि सिर्फ एक वीडियो और पोइट्री खत्म। उससे पहले वीडियो आई थी सिर्फ एक वीडियो और प्रोज खत्म। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सिर्फ एक वीडियो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश खत्म। आपको मालूम है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में टोटल 6 चैप्टर्स हैं। हम इस वीडियो में पूरे 6 चैप्टर की थ्योरी को पढ़ेंगे। उस थ्योरी के बाद हम लोग एक कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, जिसमें हम थ्योरी भी करेंगे, थ्योरी के साथ साथ हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे और इसके साथ हम लोग ट्रिक भी देखेंगे। और इतना ही नहीं, आपके सब्जेक्टिव का भी काम हो जाएगा। यानी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक कंप्लीट सोल्यूशन है ये वीडियो। जो नए बच्चे हैं उनको मैं टाइम बता दूं, जिनको टाइम पता नहीं है, रोजाना सुबह 8 बजे, याद रखना सबको आना है यहाँ पे। और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हो, हवाई में ले रखा अगर तुम लोगों ने एग्जाम मंथन को, तो जल्दी से जाओ उस कोर्स से जुड़ो जिसको 70,000 प्लस बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। नाम है एग्जाम मंथन। फीस अब ओनली 199 हो गई है। कोई प्रॉब्लम हो इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करो। और इसमें आपको 90 मिनट के इंग्लिश के साथ हम 90 मिनट का हिंदी और 90 मिनट का उर्दू का कोर्स फ्री देते हैं। चलिए अब इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में, इंग्लिश कैसे शुरू होती है, इस सब के बारे में पहले मैं आपको सारी चीज़ें बतला देता हूँ, इंग्लिश की स्टोरी के बारे में। और हम एक एक करके सारा चैप्टर पढ़ेंगे। कोई बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। आप लोग बाद में चाहो तो इसको आप 2x पर करके भी देख सकते हो वीडियो को। चलो पहले इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देंगे। एक एक स्टूडेंट तक एग्जाम से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। कंटेंट बहुत तगड़ा है, बहुत दम है इसमें। चलिए अब शुरू किया जाए। सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश एक चैप्टर है आपका, फिर इसको पिक्टोरियली मैं आपको पूरे चैप्टर को समझाऊंगा और फिर उसके बाद उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस भी आपको दूंगा मैं, जो आपको बनाने हैं। साथ में क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन दूंगा मैं। और फिर हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। 3 चैप्टर पढ़ेंगे तो आधा हो गया। इसका मतलब है कि इसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं। आपको मालूम है कि आपकी जो एक टेक्स्ट बुक है जिसका नाम रेनबो है, इस रेनबो में प्रोज होता है और पोएट्री होता है। ठीक है, इस प्रोज में और पोइट्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सिलेबस का, वो कुछ इस तरह है कि प्रोज में 11 चैप्टर्स होते हैं, पोइट्री में 10 चैप्टर्स होते हैं। और अगर आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बात करें तो इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश में टोटल 6 चैप्टर्स हैं। अगर आप चैप्टर्स के नेम की बात करेंगे तो इन चैप्टर्स के नेम कुछ इस तरह हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे। पहला जो चैप्टर है आपका वो है ओल्ड इंग्लिश। क्या है? ओल्ड इंग्लिश। दूसरा चैप्टर है आपका मिडिल इंग्लिश। तीसरा चैप्टर है आपका मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ये तीनों तो बहुत आसानी से आप लोगों को याद रहेगा। जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इन द सेम वे हमें इंग्लिश में भी पढ़ना है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ये 3 चैप्टर्स हैं। इसके बाद जो ये 3 चैप्टर्स हैं, चूंकि उसमें भी देखोगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आप कई सारा चैप्टर है, लेकिन 12th के लिए जो है सिर्फ ये 6 चैप्टर प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसमें चौथा चैप्टर है इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, ये आपका चौथा चैप्टर है। 5वां चैप्टर है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। और आखिरी चैप्टर है आपका स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश। स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश। ये आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं। वंस मोर, ओल्ड इंग्लिश, सॉरी ये किधर चला गया, हाँ, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्टोरी ऑफ नॉवेल इन इंग्लिश। मतलब अब अगर आप इसको शॉर्टकट में याद रखना चाहेंगे तो ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ये 3 चैप्टर सबको याद है। इसके बाद है इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, ये एक चैप्टर हुआ। फिर है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश नॉवेल, ये आगे आपके 3 चैप्टर्स और हैं।
अब मैं आपको यहां पर इन 6 चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के आएंगे बता देता हूं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव आएगा, उसको ऑब्जेक्टिव आएगा आपको, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है वो ओनली एंड ओनली स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आता है। तो आपको सब्जेक्टिव वाले सेक्शन में जो एग्जाम में सब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपको, अगर हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ स्टोरी ऑफ इंग्लिश से होगा, वो रेनबो बुक से नहीं होता है। आप जाकर 2018 से लेकर 2023 तक का जो आपका पैटर्न रहा है क्वेश्चन बैंक में, आप वो देखें, आपको मालूम पड़ जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन एक भी रेनबो बुक से नहीं आया है, वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ही आता है। अब स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लिटरल मीनिंग की तरफ चलते हैं। इसका मतलब है अंग्रेजी की कहानी, अंग्रेजी की कहानी। अब इस कहानी को आप इस तरह से समझें कि जिस अंग्रेजी को आप ये समझ रहे हैं कि वो इंग्लैंड की भाषा है, वो कतई इंग्लैंड की भाषा नहीं है। आप थोड़ा शॉक्ड हो गए होंगे कि सर ये आप क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश इंग्लैंड की लैंग्वेज नहीं है, कतई इंग्लैंड की लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश ओरिजिनली जर्मनी की लैंग्वेज है। अब मैं आपको यहां पर एक कहानी सुनाता हूं। उस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपका जो शुरू का 3 चैप्टर है यहां पर, ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न, तीनों का तीनों चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कहानी कुछ इस तरह है, कहानी कुछ इस तरह है कि ये है इंग्लैंड, ये है इंग्लैंड, देख रहे हो सब, ये है जर्मनी, ये है जर्मनी यहां पर, और ये है फ्रांस। ध्यान दोगे, मैं कहानी सुनाता हूं 3 देश की। एक देश है जर्मनी, दूसरा देश है इंग्लैंड और तीसरा देश है फ्रांस। यहां पर आपको ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न तीनों समझ में आ जाएगा। और यहां है आपकी, और यहां है आपका, यह है आपकी पूरी दुनिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये क्या है, ये आपका जर्मनी है, ये आपका फ्रांस है, ये आपका इंग्लैंड है, और ये आपकी पूरी दुनिया है। ठीक है, अब यहां ये जो जर्मनी है, इस जर्मनी ने इंग्लैंड पर अटैक किया। इस जर्मनी ने इंग्लैंड पर अटैक कब किया? 449 ईस्वी में। ठीक है, जर्मनी के आदिवासी लोग, जिनका नाम एंजल्स था, सैक्सन था और ज्यूट था, जर्मनी की आदिवासी प्रजातियां जिनमें एंजल, सैक्सन और ज्यूट थी, ये तीनों स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से लंबी चौड़ी मजबूत कौम थी। साथ ही ये लोग लड़ाई झगड़ा करने में भी बहुत माहिर थे, मतलब ये लोग वॉरियर्स लोग थे, योद्धा लोग थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि इंग्लैंड पे अटैक किया, और इंग्लैंड पर अटैक करने के बाद ये लोग एक मिली जुली भाषा, तीनों एक ही जैसी भाषा बोलते थे, वही भाषा क्या कहलाई? इंग्लिश कहलाई। ठीक है, उसी भाषा का नाम पड़ा इंग्लिश। तो इंग्लिश इंग्लैंड में तो पैदा हुई, लेकिन इसको पैदा किन लोगों ने किया? तो वो जर्मनी के लोग थे। इन जर्मनी के लोगों ने इंग्लैंड आकर ये जो भाषा अपने यहां बोलते थे, उस भाषा को यहां बोलना शुरू किया। जैसे इंडिया इंग्लैंड का गुलाम था ना, तो वैसे ही ये इंग्लैंड जर्मनी का गुलाम बन गया, और ये लोग यहीं सेटल हो गए, और इन लोगों ने अपनी भाषा को इस पे थोप दिया, और यही चलने लगी वहां। लेकिन अंग्रेज हमारे यहां आए और चले गए, हमने खदेड़ के भगा दिया। इंग्लैंड में ये लोग आए और सेटल हो गए यहीं। कौन? यहां के लोग, जर्मनी के लोग सेटल हो गए, और यहीं इन लोगों ने अपनी भाषा को आगे प्रोमोट किया, बढ़ाया। तो भाई हम याद रखेंगे कि ये जो ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत है 449 में हुई, लेकिन फिर एक साल आता है 1066 का। कब? 1066 का।
इंग्लैंड में ये लोग राज करते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही, आगे बढ़ती रही। कौन? यही लोग आके यहां बस गए, यहीं लोगों ने शादी ब्याह किया, यहीं सेटल हो गए, यहीं फिर इनकी एक पीढ़ी मरी, फिर अगली पीढ़ी, फिर उसके अगली पीढ़ी, और फिर साल आता है 1066 का। इस 1066 ईस्वी में ये जो इंग्लैंड में उसी में से एक बादशाह था, उस बादशाह ने क्या किया कि फ्रांस के बादशाह से मदद मांगी अपने भाई को हराने के लिए। ठीक है, अब यहां ये लोग, फ्रांस भी था, नॉर्वे भी था, स्वीडन भी था, इन लोगों की फौज ने मिलकर के एक साथ इस पे अटैक कर दिया। किस पे? इंग्लैंड पे। जैसे ही इन लोगों ने इंग्लैंड पे अटैक किया तो वो साल था 1066 का। इनका अटैक करना यह कहलाता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। क्या कहलाता है? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। इसी को हम बैटल ऑफ हेस्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बैटल ऑफ हेस्टिंग भी कहते हैं। अब इन लोगों ने इस पे अटैक कर दिया 1066 में, तो इन फ्रांस के लोगों ने इंग्लैंड को फिर अपने कब्जे में ले लिया और फिर से अपनी भाषा वहां शुरू कर दी, फ्रेंच। इसीलिए 1066 में जो ओल्ड इंग्लिश 449 में शुरू हुई थी, इस पर 1066 में क्या लग गया? फुल स्टॉप लग गया, फुल स्टॉप। अब अंग्रेजी बौराने लगी। क्यों बौराने लगी? क्योंकि इन फ्रांस के लोगों ने यहां आकर हर जगह, कोर्ट में, क्या बोलते हैं वो, पॉलिटिक्स में, एवरीवेयर इन लोगों ने, स्कूल्स में, करिकुलम्स में, हर जगह इन लोगों ने फ्रेंच को डाल दिया। अब वहां के जो पुजारी लोग थे, प्रीस्ट लोग थे, उन लोगों ने अंदर ही अंदर फिर इंग्लिश पे काम शुरू किया। ठीक है, तो ये जो है ना 1066 से लेकर 1150 ईस्वी तक ये जो इंग्लिश है ये स्टेट ऑफ फ्लक्स की अवस्था में रही। किस अवस्था में? स्टेट ऑफ फ्लक्स की अवस्था में, यानी ये बौराती रही। और अब 1150 ईस्वी में फिर से जब इन लोगों ने उसको रिवाइव किया, पुनर्जीवित किया 1150 में, तो फिर 1150 से लेकर प्रिंटिंग प्रेस के आने तक, 1476 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस आया था, तो मोटा मोटी 1500 ईस्वी मान लेते हैं, 1500 ईस्वी तक मिडिल इंग्लिश चलती रही दुनिया में। कौन सी इंग्लिश चली? मिडिल इंग्लिश। बेटा इस तरह से तुमको पूरे बिहार में कॉन्सेप्ट मिलने वाला नहीं है। मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश 449 से 1066 तक, फिर स्टेट ऑफ फ्लक्स कब से कब तक? 1066 से 1150 तक, और फिर मिडिल इंग्लिश कब से कब तक? 1150 से 1500 ईस्वी तक। और 1500 ईस्वी के बाद से लेकर अब तक की हमारे 2024 तक की जो लैंग्वेज है, ये 1500 ईस्वी से लेकर हमारे 2024 नहीं 23 तक की जो लैंग्वेज है, या अगले साल 24 तक की लैंग्वेज समझो, ये क्या है, या फिर आगे सो ऑन। खैर अभी हम 23 की ही बात करेंगे। अभी तक की जो लैंग्वेज है ये कहलाती है मॉडर्न इंग्लिश। क्या? मॉडर्न इंग्लिश। तो इंग्लिश को मैंने आपके एज में बांट दिया है। क्या कहानी थी मैंने ये भी बता दिया है, ताकि आपके लिए आगे इसको समझना आसान हो जाए। देखो ये जो 3 चैप्टर है, एक कहानी के जरिए मैंने 10 मिनट में तुम लोगों को समझा दिया, और मैंने सिर्फ 2 स्लाइड लिया। पहला स्लाइड ये, दूसरा स्लाइड ये। इस 10 मिनट में मैंने तुम्हें ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश की कहानी तो समझा ही दिया, साथ ही सिलेबस भी तुम्हारा बता दिया। मतलब 10 मिनट में सिलेबस भी और अंग्रेजी की पूरी कहानी भी, एज के अकॉर्डिंग कि कैसे कैसे ये डेवलप हुई। 449 से 1066 तक क्या था, फिर 1066 से 1150 तक क्या था, फिर 1150 से 1500 तक क्या था, और फिर 1500 से लेके अभी तक क्या था। अरे हमारे यहां कॉपी होता है बेटा, ये ओके इंग्लिश एकेडमी है, ये ब्रांड है इंग्लिश की दुनिया में, हर स्टेट में अब जा रहा है ये धीरे धीरे। तुम जहां इधर उधर भटक जाते हो ना, यहां से आते हैं, सीखते हैं, और फिर जाके लोग पढ़ाते हैं। गॉट? ओरिजिनल जगह पे मौजूद रहो। स्पेशलिस्ट देखते हो, हार्ट वाले कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, दिमाग वाले ये साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, किडनी वाले नेफ्रोलॉजिस्ट, आंख वाले ऑक्यूलिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये सब सबका स्पेशलिस्ट होता है।
चमड़ा वाले ये जो है डर्मेटोलॉजिस्ट, बच्चे वाले पीडियाट्रिस्ट, दांत वाले डेंटिस्ट, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव इश्यूज वाले ऑब्स्टेट्रिशियन, या फिर मतलब वो गायनकोलॉजिस्ट। तो मेरे कहने का मतलब है अगर सिर्फ इंग्लिश के लिए कोई चीज है तो जाहिर सी बात है ना उसकी क्वालिटी होगी और वो डिलीवर होता है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इसको पूरे बिहार में फैलाओ। ठीक है, अब चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं लेट्स गो अहेड। ये जो है ना जो आप लोगों को मैंने अभी ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न की स्टोरी बताया है, अब इसके साथ साथ मैं चैप्टर वाइज इसको पढ़ाता हूं आपको। सबसे पहला चैप्टर मैंने तुम्हें यह बताया कि वो ओल्ड इंग्लिश का है, और इस पहली स्लाइड पे जो कुछ तस्वीरें होंगी वो तुमको ये बता देंगी कि इस चैप्टर में असल हम क्या पढ़ने वाले हैं। खैर, हम फुल चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ओल्ड इंग्लिश को। अब ये देखो, ओल्ड इंग्लिश में सबसे पहले हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का बेसिक इंट्रोडक्शन हम आपको दे दे। अब यहां पर आप दो झंडा देख रहे होंगे, एक झंडा यहां पर जो दिख रहा है आपको, ये झंडा है जर्मनी का। किसका? जर्मनी का। और ये झंडा किसका है? इंग्लैंड का। अब इस जर्मनी के, चलो भाई हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश पढ़ने में इंग्लैंड का झंडा तो होना था, जर्मनी का झंडा नहीं होना था। बट ये जर्मनी का झंडा क्यों है? वो इसलिए है कि जर्मनी ने इंग्लैंड पर अटैक किया था, साल था 449, और ये जर्मनी के जो 3 जाति थी, सारे लोग जाके नहीं बस गए थे, याद रखोगे 3 कास्ट थी, एंजल्स, सैक्सन्स और ज्यूट। वंस मोर, एक बार और मैं बता दे रहा हूं, इन लोगों ने अटैक किया था, और ये लोग कुछ मिली जुली भाषा बोलते थे, एक दूसरे से मिली जुली भाषा, डायलेक्ट था वो, ओल्ड इंग्लिश कहलाया, वही मतलब अंग्रेजी ही कहलाई, और फिर एज के अकॉर्डिंग उसको हमने ओल्ड इंग्लिश बना दिया। तो ये मिथ जो सबका बना हुआ है ना, पहले ये मिथ तोड़ दो कि लोग जो ये कहते हैं कि इंग्लिश इंग्लैंड की भाषा है, इंग्लैंड की भाषा ये कतई नहीं है। आज के बाद फिर हमेशा ये अपने माइंड में सेट रखो कि इंग्लिश की बात जब भी आएगी, जर्मनी पहले आएगा। ओरिजिनली ये जर्मनी की लैंग्वेज है। आगे चलो, नेक्स्ट आगे है जर्मैनिक ट्राइब्स। तुम्हारे सामने फिर से एक पिक्चर आई है, ये 3 जाति जो मैंने अभी उधर पीछे बताया है तुम लोगों को, इसके स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं हो, देख लो, ANGLES एंजल्स, SAXONS सैक्सन्स और JUTES ज्यूट्स। इन लोगों को देख के क्या लग रहा है? लग रहा है ना बड़े लंबे चौड़े लोग हैं, ये तगड़े लोग हैं, और इन लोगों को लड़ना पसंद भी बहुत था। ये सारे के सारे जंगजू लोग थे, योद्धा लोग थे, वॉरियर लोग थे, और इन्हीं लोगों ने इंग्लैंड को अपना घर बनाया, इंग्लैंड आके अटैक किया, इंग्लैंड में सेटल हो गए। अब यहां पर पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश की बात करते हैं, जिसको जानना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस तो इसी से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी ब्लू कलर में दिख रहा है वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अभी जो पढ़ाया मैंने इतना, मेरा एक सवाल है, अब बताओ ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक है? तो A to Z को फटाक से बोलना है, क्या? 449 से 1066 तक। मेरा एक सवाल है, 449 में किसने किस पर अटैक किया? तो जर्मनी ने इंग्लैंड पर अटैक किया। उसका परिणाम क्या हुआ? इंग्लिश इंग्लैंड की भाषा बन गई। 1066 में क्या हुआ? तो बोलना फ्रांस ने इंग्लैंड पर अटैक किया, और फिर फ्रेंच इंग्लैंड की भाषा बन गई। ठीक है, अब अगला एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं कि ये जो ओल्ड इंग्लिश है ना, ये जो ओल्ड इंग्लिश, इसको 2 और नाम से जाना जाता है। एंग्लो सैक्सन भी कहा जाता है और एंग्लो सेल्टिक भी कहा जाता है। एंग्लो सैक्सन भी, एंग्लो सेल्टिक भी, याद रखोगे। एंग्लो सैक्सन, एंग्लो सेल्टिक, वंस मोर, एंग्लो सैक्सन, एंग्लो सेल्टिक कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश को। ठीक है, एंग्लो सैक्सन एंड
एंग्लो सेल्टिक। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने सीखा वो क्या था? इट इज ओरिजिनली अ जर्मन लैंग्वेज, इट्स नॉट ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश कहते हैं इंग्लैंड के लोगों को या इंग्लैंड की नेशनैलिटी को, ब्रिटिश लैंग्वेज ये नहीं, अब ऐसा समझो। खैर, तो ओरिजिनली कहां की लैंग्वेज है ये जर्मनी की लैंग्वेज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अक्सर एक सवाल आता है। सवाल क्या है? डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में अक्सर आपको डायलेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने लैंग्वेज वर्ड तो सुना होगा, लैंग्वेज आप में से सभी ने सुना है, लेकिन आप लोगों ने डायलेक्ट नहीं सुना होगा। लैंग्वेज में और डायलेक्ट में क्या फर्क है मालूम है? सवाल तो आता है कि ओल्ड इंग्लिश के कितने डायलेक्ट हैं। चलो मैं सिखा देता हूं। ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट हैं। एक का नाम केंटिश, एक का नाम नॉर्थम्ब्रियन, एक का नाम अमेरिकन और एक का नाम वेस्ट सैक्सन। अब आप लोग कहोगे कि सर ये सब सर से उड़ गया, तो ठीक है, ऊपर से उड़ जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बस नाम याद रखना है इसका। इसके अलावा आपको इसको इंटरप्रेट करने को नहीं बोलेगा व्हाट इज केंटिश, नहीं, ये नहीं आएगा। बस ये आएगा कि ओल्ड इंग्लिश के कितने डायलेक्ट थे, तो बोलना 4 डायलेक्ट थे। पूछेगा कौन कौन, तो बोलना केंटिश, नॉर्थम्ब्रियन, अमेरिकन और वेस्ट सैक्सन। सवाल ये है कि लैंग्वेज तो आप समझ गए कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, उर्दू एक लैंग्वेज है, संस्कृत एक लैंग्वेज है ना, जर्मनी, फ्रेंच, स्पेनिश, डेनिश, ये सब लैंग्वेज है। लेकिन फिर डायलेक्ट क्या है? तो देखो, ये जो डायलेक्ट होता है ना, वो लैंग्वेज के अंदर ही होता है। जैसे एक भाषा है हिंदी, एक भाषा है हिंदी। इस हिंदी में क्या है कि इसके अपने प्रोज राइटर, इसके राइटर हैं, प्रोज होता है इसमें पोएट्री होती है, इसमें एक सिस्टमैटिक कोई ग्रामेटिकल रूल होता है जिसको फॉलो करना होता है। तो ये देखो, ये देयर आर वेरियस लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड हैव रिटन रूल्स, सिमिलैरिटीज विद अदर लैंग्वेज, और दूसरी लैंग्वेज के साथ इसमें समानता होती है। जैसे अगर आप इस बोलोगे इंग्लिश में तो हिंदी में है होगा। डायलेक्ट में क्या होता है कि डायलेक्ट को रिटन से कोई मतलब नहीं होता है। डायलेक्ट बोली हुआ, बोली उसी का अलग अलग फॉर्म। हमारे यहां हिंदी बोली जाती है ना, इसी हिंदी को अलग अलग इलाके में लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, अलग अलग एरिया में। तो ये अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से जो बोली गई भाषा थी, उसी इंग्लिश को ये डायलेक्ट कहलाया। आज इंग्लिश में कोई डायलेक्ट नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में इंग्लिश एक ही जैसे बोला जाता है। लेकिन ओल्ड इंग्लिश में ये अलग अलग डायलेक्ट में बटा हुआ था। आज की इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है। तो अब जैसे देखो, आम भाषा में समझाए, तुम लोग शादी ब्याह के मौके पर गांव घर में देखते होगे, जो भाषा बोली जाती है, गाई जाती है, या फिर हमारे गांव हम डायलेक्ट समझा देते तुमको डायलेक्ट होता क्या है। मेरे गांव में लोग बात करते हैं किस तरह से, मैं बता देता हूं। कारे कहां जाए, ठीक है, तो हम वहां जाए, हमरे साथ न ले चलेगा का? न ले चलेंगे, तोरे भी ले चलेंगे, काहे न ले जाएंगे बोल। ये डायलेक्ट है बेटा, ये डायलेक्ट है, इसको डायलेक्ट बोलते हैं। इसका कोई रिटन रूल नहीं होता, ये बस बोलने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें कल्चरल वेरिएशन होता है। आप फिर दूसरे एरिया में जाएंगे तो फिर उसको अलग तरीके से बोला जाएगा। खैर, अब हमको लगता है डायलेक्ट समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। और कितने डायलेक्ट हैं? 4 डायलेक्ट हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश की। ओल्ड इंग्लिश की क्या खूबी है, क्या विशेषता है, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में तो बोलना, ओल्ड इंग्लिश में जो राइटिंग सिस्टम था, लिखने का जो सिस्टम था, वो रूनिक अल्फाबेट था, रूनिक अल्फाबेट। अब ये रूनिक अल्फाबेट पता है क्या होता है? रूनिक अल्फाबेट देखो, ए ऐसे लिखा जाता था, बी ऐसे, सी ऐसे, डी ऐसे, ई ऐसे, एफ ऐसे, जी ऐसे, एच ऐसे, है ना। ये जो अल्फाबेट देख रहे हो, ये सब रूनिक अल्फाबेट कहलाता है। ओल्ड इंग्लिश में इसी अल्फाबेट को लिखा जाता था। ध्यान से देख लो, टीएच का अलग था, डबल ई का अलग था, एनजी का अलग था, ईए का अलग था, एसटी का अलग था। ये सब देख लो, ये रूनिक अल्फाबेट कहलाता है। जो मतलब बिल्कुल खड़ी लाइन में होता था, और ये सब एरोज वगैरह के स्टाइल में होता था, ये सब। चलो
ऐसा लग रहा है त्रिशूल है, ऐसा लग रहा है तीर कमान है ना, ये सब है। ये देखो ये तीर है, ये त्रिशूल है, यहां देखो ये उल्टा त्रिशूल है। तो ये इसी तरह ये झंडा के फॉर्म में है, देखो इसी को रूनिक अल्फाबेट बोलते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन है कि रूनिक अल्फाबेट कौन से इंग्लिश की खूबी है, तो बोलना आप ओल्ड इंग्लिश की। अब आगे चलते हैं, फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश। ये सवाल है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, मतलब कि ओल्ड इंग्लिश पर किस भाषा का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा। प्रभाव का मतलब है कि ये बोरो करेगा। बोरो करने का मतलब है उधार लेना। मतलब ये कि ओल्ड इंग्लिश में उधार कहां से लिया गया, तो बोलना ओल्ड इंग्लिश में लैटिन भाषा से उधार लिया और स्कैंडिनेवियन भाषा से उधार लिया गया। मतलब लैटिन और स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज से ओल्ड इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड बोरो किए गए थे। अब आगे चलते हैं, जैसे इंग्लिश में भी हम लोगों ने दिया हिंदी की तरफ से बहुत सारा वर्ड, आप लोगों को पता हो या नहीं पता हो। ये जो आज शैम्पू सुना है तुम लोगों ने, हम लोगों ने चंपू, जो सर में चंपू करते हैं ना, ये चंपू वर्ड हम लोगों ने इंग्लिश को दिया है। ये जो तुम सिपाही सुनते हो ना, हम लोगों ने सिपाही जो है ना हमारे यहां से, ये वर्ड हम लोगों ने इंग्लिश को दिया है। ये जो ठग सुनते हो ना, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आई थी एक मूवी, ये ठग वर्ड इंग्लिश में आज धड़ल्ले से यूज होता है। ये हमारा दिया गया वर्ड है, हम भारतीयों का। इसमें चारपॉई यूज होता है इंग्लिश में, ये कहां के वर्ड है। ये सारी वर्ड यूज होते हैं, ये कहां का, ये सब ये लोकल लैंग्वेज के वर्ड्स को लेता है ये। और अच्छा हमारे यहां होता है लूटना, LOOT। ये जो लूट है अंग्रेजी में यूज होता है। ये कहां से आया है, ये सब हिंदी से आया है। तो आज तो इंग्लिश का काम ही है दूसरी लैंग्वेज से बोरो करना। तो इसने लैटिन और स्कैंडिनेविया से बहुत सारे वर्ड्स बोरो किए। और एक गोल्डन पीरियड भी था ओल्ड इंग्लिश का। एक राजा है जिसका नाम है किंग अल्फ्रेड। ये देख लो, ये जो बंदा है ना किंग अल्फ्रेड, ये इसका जो पीरियड था, जब से जब तक इसने गवर्न किया, वहां रूल किया, इसने वहां शासन किया, तब तक का पीरियड जो है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में गोल्डन पीरियड कहलाता है। मतलब एक सुनहरा दौर कहलाता है। इस बंदे ने लिटरेचर पे बहुत काम किया, साहित्य पे बहुत काम किया ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। तो आई थिंक कि इस चैप्टर की जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। यहां पर आप एक वर्ड देख रहे हैं मैनस्क्रिप्ट। मैनस्क्रिप्ट का मतलब है हस्तलिखी। मतलब ये जो हैंड रिटन स्क्रिप्ट होता है उसको हम मैनस्क्रिप्ट कहते हैं। आपको मालूम है कि उस समय जो किताब लिखी गई थी, वो जो किताब है उसको किसी ने हाथ से लिखा होगा। उसका रिटन फॉर्म, उसका जो हैंड रिटन फॉर्म है वो आपके सामने अभी इसमें दिख रहा है स्क्रीन पर, वो किसी का लिखा हुआ हाथ का है। अब जैसे जॉन कीट्स ने एक किताब लिखा होगा लामिया, तो उस बंदे ने इस लामिया को किससे लिखा होगा। उस टाइम में तो कंप्यूटर था नहीं जो बंदा टाइप करेगा, तो उस बंदे ने उसको पेन से लिखा होगा, इंक से, रोशनाई से लिखा होगा। तो वही मैनस्क्रिप्ट कहलाता है। अब समझ में आ गया। ओरिजिनल रिटन टेक्स्ट दैट इज कॉल्ड मैनस्क्रिप्ट। अब देखो इसमें जो कुछ किताबें हैं उनका नाम है द बेवल्फ, द जूनियस, द एग्जीटर बुक, द वर्सेली बुक। इससे उतना मतलब है नहीं आपको, बस नाम याद रखो। ये आपका मैनस्क्रिप्ट भी उस पीरियड का जो है वो आपका हो गया। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें और सारे बच्चों को जाकर के जुड़ जाना है एग्जाम मंथन से। फीस सिर्फ 199 है। अभी के अभी प्ले स्टोर से ओके इंग्लिश एकेडमी आपको इंस्टॉल करिए। और ऐसा नहीं कि एग्जाम मंथन से जुड़ने के बाद सिर्फ आपको 12th के एग्जाम तक फायदा होगा, बल्कि ऐसा है कि जब आप एग्जाम मंथन से जुड़ते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट का कूपन उसी टाइम में मिलता है। डायमंड स्पीकिंग कोर्स जो भारत का नंबर 1 स्पीकिंग कोर्स है, जिसकी फीस 499 है, अगर आप जुड़ते हैं एग्जाम मंथन से तो एग्जाम बाद आपको इसकी फीस ओनली 249 लगेगी, 249। पूरे भारत के बच्चों के लिए 499, आपके लिए ओनली 249, और साथ में इंग्लिश स्पीकिंग की 10 किताब। तो सारे बच्चे जाके एग्जाम मंथन से जुड़िए और 50% ये भी डिस्काउंट पाइए आप लोग स्पीकिंग के कोर्स में। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज से, जो आपका चौथा चैप्टर है। अब हम बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सारे के सारे तैयार हो जाइए। ऑल ऑफ यू जस्ट गेट रेडी टू आंसर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने,
क्वेश्चन नंबर वन है द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी ओल्ड इंग्लिश का दौर कब से शुरू होता है? 449 एडी, 449 एडी में ओल्ड इंग्लिश का पीरियड स्टार्ट होता है। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। द सेकंड क्वेश्चन इज डॉट डॉट इंग्लिश वाज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। कौन सी इंग्लिश थी जो सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं थी, मतलब एक समान लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि अलग अलग डायलेक्ट में बटी हुई थी, तो वो ओल्ड इंग्लिश थी। अच्छा, ये जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, वो सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज है, वो अलग अलग डायलेक्ट में बटी हुई नहीं है। सवाल है हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश आर देयर। ओल्ड इंग्लिश के कितने डायलेक्ट्स हैं, ये आपको बताना है। हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश आर देयर। ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट्स हैं, जो पढ़ाया है ना लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। अच्छा, ये बताओ इनमें से ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो इसके जो डायलेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है केंटिश, नॉर्थम्ब्रियन, अमेरिकन और वेस्ट सैक्सन। तो वेस्ट सैक्सन यहां पे नहीं है, यहां नॉर्दर्न दिया हुआ है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अभी आप इतना इंस्टेंट नहीं बता सकते हो। वैसे इस सवाल का जवाब नॉर्दर्न होगा, क्योंकि नॉर्दर्न और साउदर्न ये मिडिल इंग्लिश का डायलेक्ट है। ये मिडिल इंग्लिश का डायलेक्ट यहां पे क्या कर रहा है, तो ये जवाब नहीं होगा। आगे चलो, सवाल है ये जो रूनिक अल्फाबेट है ना, ये रूनिक अल्फाबेट किसका मेन फीचर था? फीचर कहते हैं खूबी को, विशेषता को। तो रूनिक अल्फाबेट किस इंग्लिश की खूबी रही है? ओल्ड, मिडिल, मॉडर्न एंड नन ऑफ दीज। तो चूंकि अभी आप पढ़ भी रहे हो वैसे ओल्ड इंग्लिश, तो आप ओल्ड इंग्लिश को टिक करोगे, लेकिन याद रखना है कि रूनिक अल्फाबेट तो ओल्ड इंग्लिश। अगला सवाल है नॉर्मन्स बिलोंग टू। नॉर्मन कहां से बिलोंग करते हैं? तो नॉर्मन बिलोंग करते हैं जर्मनी से। नॉर्मन्स बिलोंग टू, सॉरी, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट मैंने बताया 1066 में हुआ था। 1066 में फ्रांस वालों ने अटैक किया था इंग्लैंड पे। तो नॉर्मन्स कहां से बिलोंग करते हैं? ये लोग फ्रांस से बिलोंग करते हैं। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीरियड ऑफ विच किंग इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। कौन से पीरियड, कौन से राजा का जो पीरियड है उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के लिए? जल्दी बताना है। किंग चार्ल्स, किंग अल्फ्रेड, किंग एडवर्ड, किंग जॉर्ज। द करेक्ट आंसर इज किंग अल्फ्रेड। मैंने अभी अभी बताया है लास्ट में, लास्ट वाली स्लाइड में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन, यानी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन 1066, 1066। बहुत बढ़िया। आगे चलो, द एंड ऑफ डॉट डॉट इंग्लिश, मतलब कौन सी इंग्लिश का जो एंड है एक्सपीरियंस्ड द गैप ऑफ ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी। मतलब कौन सी इंग्लिश के एंड होने के बाद 1 शताब्दी का गैप हो गया अंग्रेजी में, लगभग 100 साल का। तो मैंने बताया था ना 449 से 1066 ओल्ड इंग्लिश, और इसके एंड होते ही 100 साल का गैप हो गया। ये 1066 से लेकर 1150 तक का। अब ये जो 1150 है ना, यहां से मिडिल इंग्लिश शुरू होता है। कारण यह है कि इस 100 साल तक फ्रांस ने मतलब वहां राज किया, और फ्रांस ने ही अपनी लैंग्वेज को थोप दिया इंग्लैंड वालों पर। तो ये ओल्ड इंग्लिश इसका सही जवाब होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वर 2 मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश पर 2 बड़ा इन्फ्लुएंस था, असर था। पहला तो था लैटिन, और दूसरा कौन सा था, जल्दी से बताओ। दूसरा आंसर स्कैंडिनेवियन होगा। टाइम ज्यादा नहीं लूंगा मैं, मुझे मिडिल भी पढ़ाना है। आगे है द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लाइज बिटवीन। अब ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक है ये बताना है। अभी तो बताया पिछले स्लाइड पे, 449 से 1066। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट लैंग्वेज? जी आपको बताना है। सबसे नई, सबसे जवान लैंग्वेज कौन सी है दुनिया की? संस्कृत। अरे बहुत पुरानी लैंग्वेज है यार, मुझे ये लैंग्वेज पर्सनली अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने अरबिक जब पढ़ा था और हाई स्कूल में जब था मैं, तो संस्कृत पढ़ा थोड़ा मैंने। दोनों में सिमिलैरिटीज लगती है मुझे, बहुत कुछ सिमिलैरिटीज है।
हम लोग क्या देखते हैं कि हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, इस सब में सिंगुलर और प्लूरल होता है, और उसमें नहीं, सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, बल्कि उसके अलावा एक द्वैवचन भी होता है, सानिया भी होता है उसमें, राइट। और दूसरी चीज ये है कि ये डिफिकल्ट है थोड़ा, इसमें कोई वो नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो अरबी छुड़ाए चरबी ये चलता था, गॉट ना, ये हिंदी है कुछ कुछ, अंग्रेजी है खेल, ऐसा चलता था। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट, इसमें सबसे जवान लैंग्वेज कौन सी है, तो ये इंग्लिश ही है। लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, और एक और आता है पर्शियन आता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है इसके बारे में। तो संस्कृत हो, पर्शियन हो, ग्रीक हो, लैटिन हो, ये सब ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस में से हैं। इंग्लिश सबसे पुरानी भाषा है, ये मुश्किल से 1500 साल पुरानी भाषा है। डॉट डॉट गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज, वो कौन लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड को उसका नाम दिया, उसकी भाषा दी, तो ये लोग थे एंग्लो सैक्सन्स लोग। आप लोग कहोगे कि सर जर्मनी के लोग थे, तो बिल्कुल सही है, पीपल ऑफ जर्मनी भी होगा। आप कहोगे कि सर एंजल्स ने नाम दिया, सैक्सन्स ने नाम दिया, जूट्स ने नाम दिया, ये भी सही है, बट ये इन लोगों का एक और नाम भी तो था, एंग्लो सैक्सन भी कहलाते थे, एंग्लो सेल्टिक भी कहलाते थे। तो एंग्लो सैक्सन्स ने इन लोगों को नाम दिया और लैंग्वेज दी। अगला है हु वर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सैक्सन्स, किन लोगों को एक साथ मिलाकर एंग्लो सैक्सन कहा जाता था। उस एंग्लो सैक्सन में जो जाति आती थी वो कौन कौन सी थी, तो आप बोलना ऑल ऑफ द एबव या ऑल द थ्री, ऊपर से जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों एंग्लो सैक्सन कहलाते हैं। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डॉट डॉट ईयर्स ओल्ड। इंग्लिश लैंग्वेज का जो इतिहास है वो लगभग कितने 100 साल पुराना है, 1500 साल पुराना है, 1600 साल पुराना है, या 1700 साल पुराना है, या नन ऑफ द अबव। तो 1500 ईयर्स अगो, 1500 ओल्ड, ऑलमोस्ट लगभग 1500 साल। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज इज, अब ये देखो यहां पर सवाल 2019 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया, देख रहे हो, 19 भी, 20 भी, 21 भी। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट होने का सबूत तुम्हारे सामने है, कोई एक साल भी नहीं छोड़ा गया, 22-23 में भी पूछा गया इवन। तो ये बहुत हिट क्वेश्चन भी मैंने जोड़ दिया है इस चैप्टर से। तो इंग्लिश लैंग्वेज इज डॉट डॉट देन संस्कृत एंड पर्शियन, पर्शियन को भी लिया गया है कि एक ही जगह होगा संस्कृत। यहां पे कौन सी लैंग्वेज है जो संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज की तुलना में क्या है, तो बोलना यंगर है। आगे चलो, द एंग्लो सैक्सन्स वर डॉट डॉट पीपल, यानी ये जो एंग्लो सैक्सन्स लोग हैं कहां के लोग थे, ये सवाल 2020 में पूछा गया था, तो बोलना वो लोग जर्मनी के लोग थे। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज्ड बाई, अच्छा ओल्ड इंग्लिश की पहचान किस चीज से होती है, 2021 में पूछा गया साइंस एंड कॉमर्स वाले को और आर्ट्स वालों को भी। ओल्ड इंग्लिश की जो पहचान है वो इन्फ्लेक्शन से होती है, इसमें इन्फ्लेक्शन नहीं होता था। ये देखो यहां पर एस या ईएस को बोलते हैं, ईडी को बोलते हैं, एक्स्ट्रा में ये आईएनजी को बोलते हैं, ये सब इन्फ्लेक्शन कहलाता है, ये सब इन्फ्लेक्शन कहलाता है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। आज की जो इंग्लिश है वो तो बहुत फिल्टर की हुई है, बहुत छानी गई है, तब जाकर के इतने प्योरेस्ट फॉर्म में पहुंची है। यहां तक बहुत आसान है, ग्रामर रूल्स भी हैं, स्पेलिंग रूल्स भी हैं, प्रोनाउंसिएशन रूल्स भी हैं, हालांकि बहुत सारा अभी भी सर्टेन नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में एक जैसी बोली जाती है। लेकिन इसमें से कौन से पीरियड की इंग्लिश को समझना बहुत मुश्किल था, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि र्यूनिक अल्फाबेट चलता था, तो वो ओल्ड इंग्लिश था। ओल्ड इंग्लिश को पढ़ना बहुत मुश्किल था। 2021 का क्वेश्चन है, और ये फिर 2021 का एक और क्वेश्चन, द ईयर 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द डॉट डॉट पीरियड। 1066 में कौन से पीरियड का अंत हो गया, ये बताना है आपको। 1066 में कौन से पीरियड का एंड हो गया, क्विक्स, ओल्ड इंग्लिश का एंड हो गया, ओल्ड इंग्लिश का एंड हो गया। 20 क्वेश्चंस गॉट कंप्लीटेड। नाउ वी आर स्टार्टिंग मिडिल इंग्लिश। अब देखो मिडिल इंग्लिश का क्या मामला है। आप लोगों ने ये तो जान लिया कि ये
449 से लेकर के 1066 ईस्वी तक ये ओल्ड इंग्लिश का दौर रहा है, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड रहा है। लेकिन इस ओल्ड इंग्लिश के बाद आगे मिडिल इंग्लिश भी तो है, तो बिल्कुल मिडिल इंग्लिश है। अब इस मिडिल इंग्लिश में आप जो पहला टर्म समझोगे वो है स्टेट ऑफ फ्लक्स। अब ये स्टेट ऑफ फ्लक्स क्या होता है, ये देखो, ये बंदा कंफ्यूजन में है, एक बंदी है यहां पे जो कंफ्यूजन में है, द्विधा में है, अब क्या करें क्या ना करें। तो अगर कोई चीज, इफ समथिंग इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, तो ये लगातार बदल रही होती है। लैंग्वेज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स मींस इट विल टेक सम टाइम टू सेटल डाउन। लैंग्वेज का स्टेट ऑफ फ्लक्स में होने का यह मतलब होता है कि इसको अब कुछ टाइम चाहिए ठहराव के लिए, ये बिगड़ गई है। तो बिगड़ना क्या था वहां पे? बिगड़ना यह था कि जब फ्रांस वालों ने इंग्लैंड पर अटैक किया तो फ्रांस की लैंग्वेज, इंग्लैंड की लैंग्वेज को फ्रेंच बना दिया, वहां अपनी लैंग्वेज थोप दिया। गॉट? अब यहां पर समझो आप द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड को। इंग्लैंड में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था 1066 ईस्वी में। इंग्लैंड का एक राजा था जो उस गद्दी पे बैठा था, उसके भाई ने, उसका भाई चाहता था वो गद्दी पर बैठे, तो उसके भाई ने फ्रांस, नॉर्वे और स्वीडन की फौज से मदद मांगी और उसको बोला कि मैं अपने भाई की फौज को फला जगह पे ले जाऊंगा, उधर से तुम अटैक करना और फिर भाई को का काम तमाम कर देंगे। हुआ, उसमें एक बार तो हार गया फ्रांस वाला लोग, लेकिन फिर बाद में फाइनली इंग्लैंड वाले लोग हार गए, इसका भाई हार गया गद्दी से, वो उतर गया। फिर फ्रांस का शासन हो गया, उसने वहां अपनी भाषा थोप दी। इट टुक प्लेस इन 1066, 1066 में हुआ ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। इसको जो इतिहास के स्टूडेंट्स होंगे वो हेस्टिंग का युद्ध उन्होंने पढ़ा होगा, बैटल ऑफ हेस्टिंग उनको पता होगा। तो ये 1066 में हुआ एंड एज ए रिजल्ट और परिणाम स्वरूप फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई इंग्लैंड की। जी, फ्रेंच भाषा वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। अब चलो, अब हम फिर से मिडिल इंग्लिश को पढ़ते हैं। इसका जो पीरियड है कब से कब तक है याद रखोगे, 1150 से 1500 तक है। अब मुझसे फिर दोबारा ये सवाल मत करना कि सर जब 449 से 1066 तक ओल्ड इंग्लिश है तो फिर 1066 से मिडिल इंग्लिश क्यों नहीं शुरू हुआ, ये सवाल नहीं करोगे क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। मिडिल इंग्लिश का पीरियड 1150 से 1500 ईस्वी तक है और 1066 से 1150 ये स्टेट ऑफ फ्लक्स कहलाता है। अब आगे चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अगला टॉपिक है डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। आपने पढ़ा कि ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट हैं? ओल्ड इंग्लिश में डायलेक्ट हैं 4। उसी तरह से मिडिल इंग्लिश में डायलेक्ट हैं 5। डायलेक्ट होता क्या है मैंने पिछली क्लास में, मतलब मैंने पिछले चैप्टर में ही समझा दिया था। बस ये याद रखो कि ओल्ड में 4 डायलेक्ट है, मिडिल में 5 डायलेक्ट है। ओल्ड के जो डायलेक्ट है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है केंटिश, नॉर्थम्ब्रियन, मेरिकन और वेस्ट सैक्सन। वंस मोर, केंटिश, नॉर्थम्ब्रियन, मेरिकन, वेस्ट सैक्सन। और इसमें क्या है? नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और केंटिश। केंटिश दोनों में कॉमन है। डायलेक्ट ये लोकल बोली, बस ये समझो लोकल बोली। अब देखो यहां पर नोट, मॉडर्न इंग्लिश केम फ्रॉम ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिडिल इंग्लिश का जो 4 डायलेक्ट था, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और केंटिश, 5 डायलेक्ट था। इसी 5 डायलेक्ट में से ये वाला जो डायलेक्ट है, ईस्ट मिडलैंड वाला डायलेक्ट, इसी डायलेक्ट से आज की अंग्रेजी आई है, याद रखोगे। ये जो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट है, इसी ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से आज की अंग्रेजी आई है। मॉडर्न इंग्लिश केम फ्रॉम ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, याद रखोगे। नेक्स्ट है वेल नोन राइटर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश के बड़े बड़े राइटर और उनकी एक एक किताब का भी नाम याद रखोगे, अक्सर एग्जाम में आता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड इंग्लिश के किसी राइटर का नहीं पूछेगा, बट मिडिल इंग्लिश के जिस राइटर का पूछेगा मैं बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पे है चौसर। अब इसको तुम लोग चौकर नहीं पढ़ दोगे, चौकर नहीं चौसर है, क्योंकि बेटा सी के बाद जब भी ई, आई या वाई आता है तो इसको हम 100 पढ़ते हैं। देख लो, CENTRE सेंटर, CIRCLE सर्कल, CYCLE साइकिल। और इस सी के बाद जब भी ए, ओ या यू आता है तो हम क पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल CAT कैट,
COT कॉट और CUT कट। देख लो, एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। आज के बाद लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप सो। तो C के बाद जब E आता है ना तो उसको सौ पढ़ा जाता है, और C के बाद जब AOU आता है तो इसको कौ पढ़ा जाता है। खैर, ये पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, ये चलता है स्पोकन क्लास में, जो मैं लिंगो पे पढ़ाता हूं, LINGOW, इस चैनल पर। अब ये जो राइटर्स और बुक्स हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है द कैंटरबरी टेल्स, पहली एस्टैब्लिश्ड बुक कह सकते हैं इसको इंग्लिश की, जिसको जेफरी चौसर ने लिखा था। वो कुछ तीर्थयात्रियों की कहानी है। खैर, फिर इस किताब के बारे में भी मुझे नहीं बताना, मुझे बस ये बताना है द कैंटरबरी टेल्स का राइटर कौन है? चौसर। खैर, ये जो चौसर है ना, इनका पूरा नाम जेफरी चौसर था, और इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। और ये फादर ऑफ इंग्लिश कभी भी शेक्सपियर को नहीं कहा जाता, इस भूल भुलैया में नहीं रहोगे। आगे है मेडिटेंटिस, ये एक और किताब है, इसके राइटर का नाम है गोवर। गोवर। आगे देखो, पायर्स द प्लोमैन, मुझे लगता है मोस्ट VVI बुक है, इसके राइटर का नाम है लैंगलैंड, इंग्लैंड नहीं समझोगे। और अगली किताब है बाइबल का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने किया था? तो वो किया था विक्लिफ ने, जॉन विक्लिफ ने। अब इतनी सारे इंपॉर्टेंट चीजों को जान जाने के बाद हम आते हैं लास्ट में प्रिंटिंग प्रेस की तरफ। आपको मालूम है कि इंग्लिश के रिवॉल्यूशन में ही नहीं, बल्कि ये क्या बोलते हैं, एक क्रांति इस नॉलेज में भी रिवॉल्यूशन हुआ, एजुकेशन में भी रिवॉल्यूशन हुआ, और बहुत सारी चीजों का विकास हो गया प्रिंटिंग प्रेस के साथ। क्यों? क्योंकि आदान प्रदान होने लगा, एक्सचेंज होने लगे, आइडियाज, थॉट्स, स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, कल्चर, सिविलाइजेशन, अ लॉट ऑफ थिंग्स प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने के बाद। और इसका क्रेडिट जिस बंदे को जाता है, उस बंदे का नाम है विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन ने 1476 में, लेटर मिडिल एज कहलाता है ये, इसमें इस बंदे ने इस प्रिंटिंग प्रेस को इजाद किया, उसको इन्वेंट किया, उसका आविष्कार किया। याद रखोगे 1476 और विलियम कैक्सटन बंदे का नाम। एंड द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, ये वाला जानना बहुत जरूरी है। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट आप अक्सर सुने होंगे कि द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस इन, कौन से मतलब जो है सो एज में ये हुआ, ओल्ड इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश में, या मॉडर्न इंग्लिश में? तो इसका जो जवाब है, ये मिडिल इंग्लिश में हुआ था। क्या? द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। और द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट क्या था कि ये जो लॉन्ग वॉवेल है ना, बाइट, बीट, बीट, बेट, बाउट, बूट, बोथ, ये जो लॉन्ग वॉवेल, मतलब मुंह में जो, जहां से हम बोलते हैं इसको, लॉन्ग वॉवेल की प्रोनाउंसिएशन में मुंह में जो जगह है ना उसकी, वो बदली थी। पहले किसी और तरीके से बोलते थे, अब किसी और तरीके से बोलने लगे। कब? मिडिल इंग्लिश में, जो लेटर मिडिल एज है उसके बाद। तो इसी चेंजिंग को, बस ये समझो कि ये चेंजिंग प्रोनाउंसिएशन यानी अंग्रेजी के उच्चारण से संबंधित है, अंग्रेजी में भी वॉवेल के उच्चारण से संबंधित है, वॉवेल में भी लॉन्ग वॉवेल के उच्चारण से संबंधित है। जगह सिर्फ बदली कि यहां से नहीं यहां से बोलना है। पहले किसी और तरह से बोल रहे थे, अभी जैसे बोलते हैं समझो वैसे बोलने लगे। खैर, तो अब मैं बताता हूं इसमें। अच्छा, अगर मैं बोलूं आपको आइडेंटिफाई करने को, तो आइडेंटिफाई कर लोगे? ये जो CUT है और BITE है, इस दोनों में बताओ कि लॉन्ग वॉवेल कहां यूज हुआ है? बाइट में यूज हुआ है या कट में यूज हुआ है? लॉन्ग वॉवेल बताओ तो, लॉन्ग वॉवेल किस में यूज हुआ है, बाइट में या कट में? बाइट में। अब यहां पर हम पढ़ते हैं इस बंदे के बारे में। ये बंदा बहुत महान बंदा है। आप लोगों ने शेक्सपियर का नाम ज्यादा सुना होगा, लेकिन जो लोग अंग्रेजी लिटरेचर में पढ़ रहे होते हैं, आगे ग्रेजुएशन या मास्टर्स या PhD कर रहे होते हैं, उनको इंग्लिश से जो कर रहे होते हैं, उनको पूछो कि ये बंदा कौन है, वो बता देगा, जेफरी चौसर। सबसे पहली एस्टैब्लिश्ड बुक जो पढ़ी जाती है ना इंग्लिश की, उसको लिखने का क्रेडिट इस बंदे को जाता है। इस बंदे को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, इस बंदे को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। और इस बंदे की जो लिखी हुई किताब है ना, द कैंटरबरी टेल्स, इंग्लैंड में कहानियों की तरह घर घर में पहले बोली जाती थी।
जेफरी चॉशर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। और ये जो बाइबल है ना, इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में किस बंदे ने? विक्लिफ ने। ये 2 पॉइंट याद रखो बस, एक जॉन विक्लिफ के बारे में और दूसरा जेफरी चॉशर के बारे में। अगर जेफरी चॉशर का ये पूछे कि वो कब से कब तक रहे, उनका ईयर ऑफ मतलब क्या बोलते हैं, टेन्योर पूछा जाए उनका, वो कब से कब तक मतलब जो है इस दुनिया में रहे, तो 1340 में वो पैदा हुए और 1400 ईस्वी में टपक गए। ठीक है, 1340 से 1400 ईस्वी याद रखोगे। 1340 टू 1400 ये पीरियड था इस बंदे के इस दुनिया में रहने का। ही गॉट 60 ईयर्स। आगे देखो यहां पर अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने एक और इंपॉर्टेंट है। इस बंदे का जो लाइफ स्पैन है वो 1340 से 1400 ईस्वी है, और ये जो है क्या बोलते हैं, विलियम शेक्सपियर, इनका 1556 से 1616 है। 1556 से 1616 विलियम शेक्सपियर का, सॉरी 1564 है, इसलिए कंफ्यूजन था मुझे। 1564 से 1616 का ये जो पीरियड है ना, ये विलियम शेक्सपियर का पीरियड है, इनका लाइफ स्पैन है। और इनका जो लाइफ स्पैन है ना जेफरी चॉशर का 1340 से 1414 है, ये विलियम शेक्सपियर है, याद रखोगे इसको। खैर अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ये बढ़ क्या जाते हैं, खत्म हो गया मिडिल इंग्लिश में, मेरे को जो पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम, मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड है कब से शुरू होता है? द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम, कब से शुरू होता है भाई? तो ये 1150 से शुरू होता है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट वन है, वॉज मिडिल इंग्लिश अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज? वॉज मिडिल इंग्लिश अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज? क्या मिडिल इंग्लिश एक सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज थी? तो नहीं थी, नो, ये अलग अलग डायलेक्ट में बटी हुई थी, ओल्ड इंग्लिश की ही तरह। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच पीरियड द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस? अब देखो यहां पर ये जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट है, बताया ना कि लॉन्ग वॉवेल की प्रोनाउंसिएशन में चेंजिंग, उसमें तब्दीली, परिवर्तन, मैंने बोला ना ये मिडिल इंग्लिश पीरियड में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट वॉवेल? इनमें से शॉर्ट वॉवेल कौन है? आइस, कट, ट्राई, ड्राइव, ये सब लॉन्ग वॉवेल है, आप बोल के देख लो। तो शॉर्ट वॉवेल कट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द राइटर ऑफ पायर्स द प्लोमैन? मैंने वो जो उधर 4 किताब बताया था, जिनमें से आपकी पहली किताब थी द कैंटरबरी टेल्स, उसको चौशर ने लिखा। दूसरी किताब थी आपकी मेडिटेंटिस, उसको गोवर ने लिखा। तीसरी किताब थी आपकी पायर्स द प्लोमैन, उसको लैंगलैंड ने लिखा। चौथी किताब जो मैंने उधर बताया था वो थी बाइबल, विक्लिफ ने उसको ट्रांसलेट किया था। ऐसे ही था ना, याद है मुझे। अब देखो यहां पर, हु इज द राइटर ऑफ पायर्स द प्लोमैन? तो वो लैंगलैंड है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइटर ऑफ मिडिल एज? इनमें से कौन है जो मिडिल एज का राइटर नहीं, मिडिल इंग्लिश का? चॉशर मिडिल इंग्लिश के राइटर हैं, जीबी शॉ नहीं है। इनका पूरा नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आयरलैंड के रहने वाले थे। क्या थे? तो एक ड्रामेटिस्ट थे ये लोग भी, और ये क्या थे? तो ये पोएट थे। गोवर, लैंगलैंड, ये सब मिडिल इंग्लिश के बंदे हैं। आगे चलो, नेक्स्ट वन। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश? इनमें से मिडिल इंग्लिश का डायलेक्ट कौन सा नहीं? तो याद रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं है तो प्रॉब्लम है। मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट की अगर बात करो तो उसमें केंटिश है, नॉर्दर्न है, साउदर्न है, अमेरिकन नहीं है, बल्कि इसमें केंटिश, नॉर्दर्न, साउदर्न के बाद ईस्ट मिडलैंड है और वेस्ट मिडलैंड है, और इसी ईस्ट मिडलैंड से इंग्लिश लैंग्वेज आई, आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। अगर लगता है कि ओके इंग्लिश एकेडमी के इंग्लिश में क्वालिटी है, दम है यहाँ के लैंग्वेज एंड लिटरेचर में, तो भाई शेयर करना आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, एक एक स्टूडेंट्स की। आगे चलो, हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश आर देयर? मिडिल इंग्लिश के कितने डायलेक्ट हैं भाई? तो मिडिल इंग्लिश के 5 डायलेक्ट हैं। 5 डायलेक्ट्स हैं मिडिल इंग्लिश के। ओल्ड इंग्लिश के वंस मोर, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, ओल्ड इंग्लिश के 4, मिडिल इंग्लिश के 5 और मॉडर्न इंग्लिश के 0। मॉडर्न इंग्लिश का एक भी डायलेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मिडिल इंग्लिश वाज अ डॉट डॉट लैंग्वेज। मिडिल इंग्लिश कैसी लैंग्वेज थी?
मिडिल इंग्लिश न्यू लैंग्वेज थी, यूनिफॉर्म लैंग्वेज थी, डायलेक्टिकल लैंग्वेज थी या रिलीजियस लैंग्वेज थी? तो आप बोलना मिडिल इंग्लिश एक डायलेक्टिकल लैंग्वेज थी, मतलब ये अलग अलग डायलेक्ट्स में बटी हुई थी। आगे नेक्स्ट वन आपके स्क्रीन के सामने, डॉट डॉट मार्क्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। इनमें से कौन है जो ओल्ड इंग्लिश के एंड होने को, सॉरी ओल्ड इंग्लिश, हाँ ठीक है कोई इशू नहीं, ओल्ड इंग्लिश को इसमें पढ़ लेते हैं। ये जो डॉट डॉट मार्क्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, कौन सा साल ओल्ड इंग्लिश का एंड का साल है? तो वो है 1066 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, फ्रॉम विच डायलेक्ट हैज द मॉडर्न इंग्लिश डेवलप्ड? मतलब कौन से डायलेक्ट से मॉडर्न इंग्लिश, जो आज का मॉडर्न इंग्लिश है, वो डेवलप हुआ? आपको पता है मिडिल इंग्लिश अलग अलग डायलेक्ट्स में बटा हुआ था, तो वो कौन सा डायलेक्ट था जिससे आज की मॉडर्न इंग्लिश निकली है? तो आपको बताना है ईस्ट मिडलैंड। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, it's very important for your upcoming year because the nature of the question is important, right? The early literature of middle English is dot 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 in nature. मतलब कहने का ये कि जो अर्ली लिटरेचर थे, जो शुरू के लिटरेचर थे, साहित्य थे मिडिल इंग्लिश में, वो बाय नेचर, प्रकृति में कैसे थे? मतलब वो समाज पे आधारित होता था, या कॉमेडी हंसी होती थी उसमें, या वो धार्मिक साहित्य होता था, या फिर वो काल्पनिक साहित्य होता था? देन द करेक्ट आंसर इज दे वर रिलीजियस इन नेचर। एंड द नेक्स्ट वन इज, अगला है, द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी इज नोन एज द पीरियड ऑफ डॉट डॉट डॉट। मतलब कहने का ये है कि 14th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ है, अब मैंने अभी अभी आपको जेफरी चौसर का लाइफ स्पैन बताया था, तो लाइफ स्पैन था उनका 1340 से 1400 ईस्वी का, ठीक है? ये अलग अपनी जगह रखो इसको। सवाल पे जाओ, सवाल क्या है? ये कह रहा है कि 14वीं सेंचुरी, तो 14वीं सेंचुरी किसको कहेंगे हम? तो 1300 ईस्वी से लेकर 14वीं शताब्दी 1400 ईस्वी तक ये कहलाएगी 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी का मतलब ये नहीं कि 1400 से 1500, 14th सेंचुरी का मतलब है 1300 से 1400, ठीक है? तो ये जो 14th सेंचुरी है, उसका जो सेकेंड हाफ पीरियड है, अब इसको दो हिस्से में बांट दो। एक 1300 से 1350 हो जाएगा एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा हो जाएगा 1350 से 1400 ईस्वी। तो सवाल ये कह रहा है कि 14th सेंचुरी का जो ये फर्स्ट हाफ हुआ, ये सेकेंड हाफ हुआ, ये तो इसका जो सेकेंड हाफ है उसको इंग्लिश में एक टेक्निकल नाम दिया गया। वो टेक्निकल नाम क्या है? क्लासिकल मिडिल एज, नेचुरल मिडिल एज, रॉयल मिडिल एज या रिलीजियस मिडिल एज? देन द करेक्ट आंसर इज क्लासिकल मिडिल एज। कारण यह है कि इस पीरियड में एक बड़ा जबरदस्त बंदा आया, उस बंदे का नाम था जेफरी चौसर। देख लो, 1340 से 1400, 1350 से 1400, और उस पीरियड में उस बंदे को साथ मिला और भी दूसरे राइटर का, जो बड़े राइटर्स थे इस पीरियड के, इसलिए इसको क्लासिकल पीरियड कहा जाता है, मिडिल एज का। इस क्वेश्चन को कितने अच्छे से इंटरप्रीट करके बताया ये देख लो। आगे चलो, क्योंकि तुम लोग ओके इंग्लिश एकेडमी पर हो, तो यहाँ जो क्वालिटी, जो लेवल है, वो उसी टाइप का मिलेगा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? इंग्लिश पोएट्री का फादर कौन है? जेफरी चौसर। दिमाग में ये मत ठूंस लेना, ये जो सुनते आए हो ना बचपन से, हम लोग भी गाँव में, हु इज फादर ऑफ इंग्लिश, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश? विलियम शेक्सपियर। बचपन से जो पढ़ रहा है इस मिथ को तोड़ो। पहला बंदा था जेफरी चौसर, जिसने लिखा, ठोक के लिखा, और उस पीरियड में पूरे इंग्लैंड में मकबूल हो गया। वो मकबूल इट मींस पॉपुलर, फेमस। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने नंबर 15 है, हु ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश? बाइबल पहले किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ था, उस लैंग्वेज का नाम था हब्रू लैंग्वेज। उस हब्रू लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में, बाइबल कहते हैं इंजील को, अगर हिंदी उर्दू में उसका मीनिंग जानोगे। बाइबल है क्या? तो बाइबल ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है। जैसे हम लोगों का क्या है, हम लोगों का जो मुस्लिम्स है उनका कुरान है, हिंदूज का क्या है, गीता है, महाभारत है, वेद पुराण है। वो जो क्रिश्चियंस हैं उनका बाइबल है ना। ये जो क्या बोलते हैं सिख हैं, उनका गुरु ग्रंथ साहिब है, किसी का ज़ैन दावेस्ता है। चलो खैर,
हु ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश, तो वो विक्लिफ थे, पूरा नाम इनका था जॉन विक्लिफ। आगे चलो, नेक्स्ट है द कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा, तो मैंने बताया ना उसी बुड्ढे के बारे में, क्या नाम है, जेफरी चॉशर। चॉशर जो है ये बंदा फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सेम गाय, जेफरी चॉशर ही होगा इसका जवाब। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट इवेंट डिस्टिंग्विश्ड मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। अब देखो यहां पर एच कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट इवेंट डिस्टिंग्विश्ड मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश, मतलब कि कौन सा ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट था जिसने मिडिल और मॉडर्न इंग्लिश को बदल दिया। तो दो सिग्निफिकेंट इवेंट था, वो दोनों सिग्निफिकेंट इवेंट मैं बता देता हूं। सिग्निफिकेंट कहते हैं जो कोई चीज इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो। पहला तो था प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है ना, ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट था, ठीक है, पहला ये हो गया। और दूसरा था ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। इन दोनों ने मिडिल और मॉडर्न को जो है फिर बदल दिया। ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 19, द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश वाज ऑफ डॉट 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 आफ्टर फ्रेंच। फ्रेंच के बाद किसका सबसे बड़ा इंफ्लुएंस रहा है मिडिल इंग्लिश पर, तो वो था लैटिन। फ्रेंच और लैटिन का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है मिडिल इंग्लिश पर। अगला है हुज वर्क इज अ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिडिल इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन। इनमें से कौन है जिनका काम एक बहुत बड़ा सोर्स रहा है इंफॉर्मेशन का, चाहे मिडिल इंग्लिश की ग्रामर हो, उसकी वोकैबुलरी हो या उसकी प्रोनाउंसिएशन हो, तो वो रहे हैं जेफरी चॉशर। इनका काम ये हम लोगों के लिए या बाद के लोगों के लिए जो जिन्होंने रिसर्च करा इंग्लिश लैंग्वेज पर, उनके लिए मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ, क्योंकि इन्होंने खूब लिखा और बढ़िया लिखा। सबसे एमिनेंट फिगर मिडिल इंग्लिश के वही थे। लैंगलैंड इज वेल नोन राइटर ऑफ डॉट डॉट इंग्लिश लिटरेचर। ये जो लैंगलैंड है ये वेल नोन राइटर है कौन से इंग्लिश लिटरेचर का, तो मिडिल इंग्लिश मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का। पूछा हुआ सवाल है 2019 में भी 20 में भी, देख लो यहां पर साल लगातार 19 में 20 में। अगला है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ये 19, 20, 21, 22, 23 ये वाला क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंग्लिश इज यंगर देन संस्कृत एंड पर्शियन। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कब हुआ भाई, तो ये मिडिल इंग्लिश में हुआ। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश। फिर से वही सवाल, भाषा बदल के 19 में 20 में एक बड़ा लिंग्विस्टिक चेंज जो है वो किस नाम से जाना गया, तो वो जाना गया ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के नाम से। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है पायर्स द प्लोमैन, इसको किसने लिखा, 2018 का सवाल है ये। इसको लैंगलैंड ने लिखा, विलियम लैंगलैंड ने। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने, लैंगलैंड और चॉशर बिलोंग टू डॉट डॉट पीरियड। 2021 में चॉशर और लैंगलैंड किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो बोलना ये लोग मिडिल इंग्लिश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न इंग्लिश। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंग्लिश के बारे में, वो इंग्लिश जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो हमारे सामने हैं। अब इस मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज्यादा पढ़ने का नहीं है और ये उतना डिफिकल्ट भी नहीं, ये सब जानते हैं हम, तुम जान रहे हो। अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो पीरियड पढ़ते हैं ना हम लोग। इसका पीरियड कब से कब तक है, तो 1500 ईस्वी से, लेकिन कब तक है ये नहीं बताओगे, ये टिल नाउ, अभी तक जो चल रहा है ना वही, वो मॉडर्न इंग्लिश ही है। तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि 1500 ईस्वी से लेके अब तक की इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश कहलाती है। एक चीज और ध्यान रखोगे, सबसे पहला तो चलो पीरियड हो गया। अब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। पीरियड ओल्ड, मिडिल, मॉडर्न। बताओ ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक है, 449 से 1066। मिडिल का कब से कब तक है, तो भाई 1150 से 1500। लेकिन मॉडर्न का कब से कब तक है, तो 1500 से टिल नाउ। अगर हम बात करेंगे डायलेक्ट की, तो तुम लोग बताओ ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट हैं, 4। मिडिल में कितने हैं, 5। इसमें कितने हैं, मॉडर्न में 9। अब देखो यहां पर यूनिफॉर्म लैंग्वेज का मतलब होता है एक उसका एक स्वरूप होना। क्या ओल्ड इंग्लिश का एक स्वरूप था, नहीं। मिडिल इंग्लिश का नहीं, मॉडर्न इंग्लिश का यस। ठीक है, ये सब चलो यहां पे ये हो गया आपका।
अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न इंग्लिश हैड नो डायलेक्ट। मॉडर्न इंग्लिश का कोई डायलेक्ट नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है और ये सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज कहलाती है। ये तीनों चीज क्लियर कर दिया मैंने, पीरियड, डायलेक्ट और यूनिफॉर्म। अब है यहां पर बोरोइंग्स। बोरोइंग का मतलब ये, आप लोगों ने देखा होगा कि एक किताब है जिसका नाम है द जंगल बुक। क्या है? द जंगल बुक। एक फिल्म है जिसका नाम है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। आप लोगों ने यहां पर एक वर्ड देखा जंगल, आप लोगों ने यहां पर एक वर्ड देखा ठग, और कमाल तो यह है कि इसमें एस भी लगा हुआ है, यानी प्लूरल फॉर्म भी बना हुआ है। तो बिना अंग्रेजी के तो प्लूरल फॉर्म बनेगा नहीं। अब आम आपका वर्ड है हिंदी में, इंग्लिश में अब आम को आर्म्स कर दो मैंगो की जगह पे, है ना। अब जैसे एप्पल से एप्पल्स होता है तो उसी तरह सेब से सेब्स कर दो, नहीं होगा, क्योंकि सेब्स और आर्म्स इसलिए नहीं होगा कि वो इंग्लिश का वर्ड नहीं है, लेकिन इसमें एस लगा, इसका मतलब है ये इंग्लिश का वर्ड है। तो ये जो जंगल वर्ड देख रहा हो ना, ये हिंदी का है पर अंग्रेजी में यूज होता है। ठग हिंदी का है, अंग्रेजी में यूज होता है। कारण ये जो इंग्लिश है दुनिया की सारी लैंग्वेज से अपने लिए वर्ड लेके आती है। अब इसमें मॉडर्न इंग्लिश में जो बोरोड वर्ड्स हैं उसकी एक लिस्ट आपके सामने है। कैप्सूल, वायरस, ल्यूनर, ये वर्ड जो आप सुनते हैं ये लैटिन से लिया गया, ये इंग्लिश का ओरिजिनल वर्ड नहीं है। बैटरी, चॉकलेट, पासपोर्ट, टिकट, ये फ्रेंच का वर्ड है। गुरु, गुरु, गुरु। पंडित, सिपाही, सिपाही, ये वही सिपाही है जो इंग्लिश में आके सिपाही बन गया। ये चारपाई, इंग्लिश में आके चार पॉई बन गया। सर में जो चंपू करते हैं ये चंपू, इंग्लिश में आके बन गया शैम्पू। ये सब अपना इंडियन वर्ड सब है। ओए तेरी यार, क्या हो गया, गिरी जा रहा। हाँ, गुरु, पंडित, सिपाही, ठग, ये हिंदी का वर्ड है। सुल्तान, शेख, अलजेब्रा, ये अरबिक से लिया गया है। बनाना, कॉकरोच, गिटार, पोटैटो, ये स्पेनिश से लिया गया है। और कॉफी टर्किश से लिया गया है। आगे चलो, नेक्स्ट वर्ड है, अगला है वेल नोन लिटरेरी वर्क्स ऑफ दिस पीरियड, यानी इस पीरियड के बड़े बड़े काम, सब बड़ी बड़ी किताबें और उसके लिखने वाले बड़े बड़े राइटर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एडमंड स्पेंसर के बारे में। ये जो एडमंड स्पेंसर हैं ये राइटर हैं, और इन्होंने कौन सी किताब लिखी? किताब का नाम था फेरी क्वीन। किस पे लिखा? तो जो क्वीन एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की, उन पर लिखा। अगले राइटर हैं क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो ने एक किताब लिखी जिसका नाम था डॉक्टर फॉस्टस। ये मॉडर्न इंग्लिश की बहुत बड़ी बड़ी इंग्लिश की बुक्स हैं। फ्रांसिस बेकन ने एसेज नाम से बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी, और बेन जॉनसन ने वॉलपॉन नाम की एक बहुत बड़ी बुक लिखी। ये सब मॉडर्न इंग्लिश के बड़े बड़े राइटर्स हैं, और उनमें सबसे बड़े राइटर विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के सबसे महान ड्रामेटिस्ट, सबसे महान नाटककार। लगभग 38 किताबें हैं विलियम शेक्सपियर ने जो लिखी हैं, जिनमें 2 पोएट्री की भी बुकलेट है वो, और बहुत सारे ड्रामाज हैं जिनमें ट्रेजेडी भी है। ट्रेजेडी के लिए ज्यादा पॉपुलर हैं, जिनमें फेमस बुक्स की अगर बात करो तो आपके सामने आ जाएगा, ओथेलो है, मैकबेथ है, किंग लेयर है, जूलियस सीजर है, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा है, एज यू लाइक इट है ना, ये बहुत सारी, अ लॉट ऑफ हैमलेट है, द टेम्पेस्ट है, बहुत सारे, मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, अब याद आता रहेगा। खैर, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के दौरान अंग्रेजी के बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट। अब आप कहोगे सर ये एलिजाबेथन एज क्या है? तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न इंग्लिश है, तो फिर ये भी अलग अलग एज में बटी हुई है। अब ये कौन लोग पढ़ते हैं? तो जो इंग्लिश से मास्टर्स, पीएचडी ये सब करते हैं वो लोग पढ़ते हैं। वहां आप पढ़ोगे इंग्लिश जो एजेस में बटी हुई है अलग अलग, ठीक है, ओल्ड एज में तो बटी हुई है, मिडिल एज में बटी हुई है, मॉडर्न एज में बटी हुई, इसके अलावा भी इसका एज है। जैसे इसमें आप पढ़ेंगे चौशर, द एज ऑफ चौशर पढ़ेंगे आप, उसके बाद एलिजाबेथन एज पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे विक्टोरियन एज पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे शेक्सपियरियन एज पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे नियो क्लासिकल एज पढ़ेंगे, इसमें आप रोमांटिसिज्म पढ़ेंगे, इसमें ये जो अलग अलग एजेस में बटा हुआ है ये सब जो मैंने बोला, ये सब एज है। इसमें ऑगस्टन एज पढ़ेंगे जिसके बारे में आता है 18th सेंचुरी को ऑगस्टन एज के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। आप लोगों के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑगस्टन एज किस पीरियड को कहा जाता है।
तो सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट, इनका लाइफ स्पैन कब से कब तक रहा है? तो 1564 से 1616 रहा है। इनकी किताबों में किंग लेयर, ओथेलो ये अलग किताब है, कॉमा होगा यहाँ पे। ओथेलो, मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीजर, हैमलेट जो इसमें नहीं है, एज यू लाइक इट इसमें नहीं है, वो भी उन्हीं की किताब है। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा इसमें नहीं है, वो भी उन्हीं की किताब है। ये किंग लेयर इसमें नहीं, किंग लेयर है इसमें है। ये क्या बोलते हैं, मिड समर नाइट्स ड्रीम, इनकी लिखी हुई किताब है, ये इसमें नहीं है। तो वो सब भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट नोट्स। सबसे पहला है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नोट है ना कि इसमें मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। याद रखोगे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, याद रखोगे फर्स्ट डिक्शनरी, डिक्शनरी का नाम याद रखोगे, ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, और साल याद रखोगे, साल भी बता दे रहा हूं मैं, 1755, ईयर भी याद है मुझे। मतलब इंग्लिश में जो डिक्शनरी की बात करते हो, इंग्लिश में जो डिक्शनरी की बात करते हो, सबसे पहली डिक्शनरी किसने लिखा था? बंदे का नाम था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। साल कौन सा था? 1755। डिक्शनरी का नाम क्या था? ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। दुनिया की पहली इंग्लिश डिक्शनरी का नाम ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। लिखने वाला बंदा डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, और कौन से साल में लिखा? 1755 में। आगे चलो, नेक्स्ट है 18वीं सेंचुरी को ऑगस्टन एज के नाम से जानते हैं। मैंने आपको यहां पर जो है एलिजाबेथन एज, ऑगस्ट, ये विक्टोरियन एज, रोमांटिसिज्म, ये न्यू क्लासिकल एज, ये सब नहीं बताया आपको, क्योंकि वो द एज ऑफ चौसर, द एज ऑफ चौसर तो बता ही दिया है। चौसर जब से जब तक रहे वो द एज ऑफ चौसर ही कहलाता है, 1340 से 1400 ईस्वी तक। आगे चलो, नेक्स्ट है आपके सामने, नेक्स्ट वन, मॉडर्न इंग्लिश से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। आई होप कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, स्टोरी ऑफ इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस सवाल का जवाब है ये 1500 ईस्वी से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वॉज मॉडर्न इंग्लिश सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज? क्या मॉडर्न इंग्लिश एक सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज थी या बल्कि है? तो बिल्कुल सही जवाब है हाँ, सॉरी नो नहीं, यस होगा हाँ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ब्राउट अ रिवोल्यूशन बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंग्लैंड? हु ब्राउट अ रिवोल्यूशन, कौन है जो क्रांति लाया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार करके? आपको बताना है, तो वो थे विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन सही जवाब है। अगला है मर्चेंट ऑफ वेनिस के राइटर कौन है? मर्चेंट ऑफ वेनिस, हु इज द राइटर ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस? मर्चेंट ऑफ वेनिस कौन है भाई? किसने लिखा? तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बिलोंग्स टू डॉलर फैमिली। भारतीय लोग किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? इंडो अमेरिकन फैमिली से, इंडो एशियन फैमिली से, इंडो अफ्रीकन फैमिली से, इंडो यूरोपियन फैमिली से। यहां पर फैमिली ऑफ लैंग्वेज की बात हो रही है। किस लैंग्वेज की फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो हम लोग इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज प्रूव टू बी द पावर हाउस ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी? कि कौन से भाषा को पावर हाउस कहा जाता है लिटरेरी एक्टिविटी का? तो अंग्रेजी है। कौन सी लैंग्वेज को ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है? कौन सी लैंग्वेज को वर्ल्ड लैंग्वेज कहा जाता है? कौन सी लैंग्वेज को वर्ल्ड लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, और क्या है, यूनिवर्सल लैंग्वेज? नहीं, यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं चलेगा। इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है, तो इंग्लिश सही जवाब होगा इसका भी, इंग्लिश। आगे चलते हैं, अगला सवाल है हमारा, हु इज द राइटर ऑफ फेरी क्वीन? फेरी क्वीन मैंने बताया था ना, क्वीन एलिजाबेथ पे लिखी हुई किताब है। इसको लिखने वाले हैं एडमंड स्पेंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, हु पब्लिश्ड, किसने पब्लिश किया इस किताब को? नाम था ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। अगला सवाल है आपके सामने, कैप्सूल एंड वायरस, ये जो दो वर्ड है मुझे यहां तक याद है, कैप्सूल, वायरस, ल्यूनर, ये सब वर्ड किससे लिया गया है भाई? ये ग्रीक से लिया गया है, या दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। अगला है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति कहां से हुई थी? जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है या जिन्होंने 10th पास करा है वो बता सकते हैं आराम से। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ था इंग्लैंड में। अगला,
हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश आर देयर? मॉडर्न इंग्लिश में कितने डायलेक्ट हैं? तो मॉडर्न इंग्लिश में एक भी डायलेक्ट नहीं है। ओल्ड में 4, मिडिल में 5, मॉडर्न में 0। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने अगला है, हु रोट वॉलपॉन? वॉलपॉन को किसने लिखा? तो उसको लिखा बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन ने वॉलपॉन लिखा। अगला है, व्हेन डिड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप इन इंग्लैंड? अब देखो यहां पर जब डिड लगा तो एक ग्रामेटिकल एरर है। यहां पे डिड लगने के बाद वर्ब अपने पहले फॉर्म में होता है, वहां पे ईडी फिर नहीं लगाते। तो ये 1476 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया था। अगला सवाल है, द डेवलपमेंट ऑफ डॉट डॉट वॉज लार्जली हेल्प बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। किस चीज का डेवलपमेंट, कौन से इंग्लिश का डेवलपमेंट, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने? तो वो था मॉडर्न इंग्लिश का फेज 1। फेज 2 नहीं, फेज 1 में ही आ गया था। अब 1500 ईस्वी से शुरू हुई इंग्लिश तो 1476 में ही आ गया था ना, तो उसके पहले ही फेज में शुरू हो चुका था। विच 2 मेजर वेल नोन इवेंट्स इन यूरोप हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन इंग्लिश लैंग्वेज? कौन सा 2 बड़ा मेजर इवेंट रहा है यूरोप का जिसका इंग्लिश लैंग्वेज पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा है? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट और रिफॉर्मेशन का, या रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन का, या रिफॉर्मेशन एंड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का, या ग्रेट वॉवेल शिफ्ट और रेनेसेंस का? तो वो था ग्रेट वॉवेल शिफ्ट एंड रेनेसेंस। रेनेसेंस किसको कहते हैं हम? पुनर्जागरण का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। पुनर्जागरण का बहुत बड़ा रोल था, और इसका भी ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का भी बहुत बड़ा रोल था इंग्लिश लैंग्वेज में। आगे चलो, विच हैज स्ट्रेंथन द रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग एंड यूजिंग इंग्लिश? किस चीज ने स्ट्रेंथन, मजबूती प्रदान की अंग्रेजी को सीखने और उसको यूज करने की जरूरत को? किस चीज ने? तो वो था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, हु वर अनेबल टू स्टॉप द इनफ्लो ऑफ फॉरेन वर्ड्स इनटू द इंग्लिश वोकैबुलरी? आपको मालूम है कुछ ऐसे भी नमूने पैदा हो गए थे इंग्लैंड में जिन लोगों ने बाहर के यानी दूसरे लैंग्वेजेस के वर्ड्स को इंग्लिश में आने से रोका था। अरे एक बात बताओ, अगर कोई बंदा हिंदी में ये जो वर्ड है ना मुद्दा, आज किस मुद्दे पे चर्चा होगी? टीवी न्यूज चैनल में अक्सर देखते होगे। ये मुद्दा क्या हिंदी का वर्ड है? नहीं यार, ये मुद्दा लिया गया है अरबिक से। अब इस वर्ड को आने से रोकोगे तो फिर दूसरा वर्ड उतना बढ़िया, उतना सही नहीं मिलेगा। तो वर्ड का आना उस लैंग्वेज में खूबसूरती है। अब एक बात बताओ, कोई बंदा है, उसकी महबूबा है, अगर अपने महबूबा की वो तारीफ कर दे, अमा यार हत्यारन लग रही हो, अब वो सच में चापर लेके दौड़ने लगेगी। अगर उसको बोल दे, अमा यार कातिल लग रही हो, बंदी खुश हो जाएगी, क्या कातिल बोला मेरे को, मतलब मेरी अदाएं इतनी कातिल कर देने वाली हैं। खुश होगी वो। हत्यारन बोल के देखो, चापर लेके दौड़ाएगी तुमको। ठीक है, तो लैंग्वेज की अपनी खूबसूरती है। अब जैसे यहां पर तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, अब इसकी जगह पे कोई अगर ये गाने लगे, तुम ही हो मां तुम ही हो बाप, अच्छा नहीं लगता है, मजा नहीं आएगा। यहां पे हर लैंग्वेज की अपनी खूबसूरती है। अब यहां पर एक बंदा कवाली गा रहा है, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, अब यहां पे फिर लगा दो अपने माता पिता का तू दिल न दुखा, तो उसका बंदे का लय बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है मेरी? मेरे कहने का मतलब है प्योरिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग नमूने लोग होते हैं। दूसरे लैंग्वेज के इनफ्लो को अपनी लैंग्वेज में आने दो, इससे आपकी अपनी लैंग्वेज रिच होगी, और ये लैंग्वेज की खूबसूरती है, डाइवर्सिटी उसकी खूबसूरती है। खैर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, हु आर अनेबल टू स्टॉप द इनफ्लो ऑफ फॉरेन वर्ड्स इनटू इंग्लिश वोकैबुलरी? तो इंग्लैंड में कुछ नमूने पैदा हो गए। इन लोगों का कहना था कि ये जो अलग अलग लैंग्वेज से जो वर्ड्स ला रहे हो, लैटिन से ला रहे हो, ग्रीक से ला रहे हो, स्पेनिश से ला रहे हो, जर्मन से ला रहे हो, फ्रेंच से ला रहे हो, स्कैंडिनेवियन से ला रहे हो, हिंदी से ला रहे हो, पर्शियन से ला रहे हो, अरबिक से ला रहे हो, इन सबको बंद करो। तो ऐसे नमूने लोगों को इंग्लिश क्या कहा जाता था? प्योरिस्ट्स कहा जाता था। प्योरिस्ट्स कहा जाता था। लेकिन ये लोग अनेबल, रोक नहीं पाए आने से वर्ड्स को, जो आना था आ गया। नेक्स्ट है,
विच सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज ऑगस्टन एज? कौन सी सेंचुरी को ऑगस्टन एज भी कहा जाता है? मैंने ऑलरेडी कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया 18th सेंचुरी को। अगला है द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ डॉट डॉट एंड शेक्सपियर्स राइटिंग ऑल्सो हेल्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश। कौन सी किताब का ऑथराइज्ड इंग्लिश वर्जन और शेक्सपियर के लेख, शेक्सपियर का जो उनका राइटिंग वर्क है, उनकी किताबों ने अंग्रेजी को आसान करने में मदद की। अब जैसे आप पढ़े होगे, आपका एक चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो आपने पढ़ा, जॉन डन का लिखा हुआ। तो जॉन डन पैदा हुए 1572 में, टपक गए 1631 में। अब बताओ, ये बंदा भी तो मॉडर्न इंग्लिश का बंदा है, लेकिन बावजूद उसके इनकी भी राइटिंग आप अगर देखोगे तो उसमें आपको ओल्ड इंग्लिश का या मिडिल इंग्लिश का उसकी झलक दिखेगी, आपको झलक दिखेगी। तो कंफ्यूज मत होना कि 1572 वाले में ओल्ड इंग्लिश यूज हुआ है, नहीं, मॉडर्न इंग्लिश का शुरुआती दौर था, इसीलिए उसमें धीरे धीरे पोंछ के फेंकने के दौर की शुरुआत थी वो। तो थोड़ी सी झलक मिल जाना, ये कोई मायूब बात, ये कोई मतलब जो है उस पे कलंक, स्टिग्मा, धब्बा, है ना, ऐसी वाली बात नहीं है, बल्कि वो उसकी खूबसूरती है। शुरुआती दौर में वो लोग उसको हटाने का काम कर रहे होंगे, फिर भी तो बहुत हद तक समझ में आ जाता है ना। चलो, तो एक तो था कि ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल और शेक्सपियर की राइटिंग ने इंग्लिश को सिंप्लीफाई करने में बहुत हेल्प किया। शेक्सपियर लिव ड्यूरिंग डॉट डॉट एज। शेक्सपियर किस एज में रहे? तो एलिजाबेथन एज में। अब ये एलिजाबेथन एज कब से कब तक का है? तो 1558 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड के गद्दी पर बैठी और 1603 ईस्वी में ये चली गई, मतलब टपक गई। अब ये जो बंदी है 1558 से 1603 ईस्वी तक, इस बंदी का टेन्योर रहा है वहां शासन का, क्वीन एलिजाबेथ का। और अभी जो क्या बोलते हैं, और ये जो विलियम शेक्सपियर हैं, इनका पीरियड देखो, ये 1564 में पैदा हुए और 1616 में गए। तो इनका जो पीरियड है ये देख लो, इनका और इनका दोनों का सेम पीरियड है। चूंकि क्वीन एलिजाबेथ ने उस पीरियड में राज किया, शासन किया, दैट्स वाई वो पीरियड वो क्या बोलते हैं, कहलाता है एलिजाबेथन पीरियड। तो शेक्सपियर एलिजाबेथन पीरियड के दौरान ही रहे। शेक्सपियर कब पैदा हुए? 1564 में। आपको मालूम है, मैंने बताया कई बार। कब डेथ हुई उनकी? 1616 में। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन डॉक्टर फॉस्टस? डॉक्टर फॉस्टस किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर ने, फ्रांसिस बेकन ने, या फिर क्रिस्टोफर मार्लो ने? तो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा डॉक्टर फॉस्टस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम 15th सेंचुरी। 15वीं सेंचुरी से लेकर अभी तक की इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश कहलाती है। 2021 का सवाल, 18वीं सेंचुरी को किस एज के नाम से जाना जाता है? तो ऑगस्टन एज के नाम से। कैवेलियर एज भी है, जैकोबियन एज भी है, रोमांटिक एज भी है। मैंने कहा इंग्लिश में और भी बहुत सारे एजेस हैं। अगला है, द नेम ऑगस्टन वाज गिवन टू द अर्ली डॉट डॉट सेंचुरी। ऑगस्टन नाम अर्ली कौन सी सेंचुरी को दिया गया? देखो 18 का क्वेश्चन है, 18th सेंचुरी। देख रहे हो विनोद? फिर से पूछा दूसरी बार। द डेवलपमेंट ऑफ डॉट डॉट इंग्लिश वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। किस चीज की इंग्लिश ने जो है, इंग्लिश के डेवलपमेंट में इसने बहुत हेल्प किया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने। तो मॉडर्न इंग्लिश के डेवलपमेंट में। तो फाइनली ये सेशन आपका कंप्लीट हो गया। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। रोजाना सुबह 8 बजे आपके लिए एक वीडियो अपलोड हो रही है। मैं इन दिनों बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके एग्जाम के लिए। मेरा सपना है कि बस सारे बच्चे को 90+ मार्क्स आना चाहिए और 90। अगर आप लोग अपनी तैयारी में, वो कहते हैं ना सोने पर सुहागा, 4 चांद लगाना चाहते हो, तो अभी के अभी जाके आप लोग एग्जाम मंथन वाले कोर्स से जुड़ जाओ। 90 मिनट वाला कोर्स 199 में आपको ये कोर्स मिलेगा। 2 सब्जेक्ट मिलेंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। एग्जाम बाद आपको इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, डायमंड स्पीकिंग कोर्स, जो 499 का है, सिर्फ 249 का मिलेगा। और ये जिस चैनल पर पढ़ाई होगी उस चैनल का नाम है LINGOW। ये चैनल का नाम भी है, यूट्यूब चैनल का, ये ऐप का नाम भी है। आप लोग अभी से इंस्टॉल करके सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और जो भी बच्चा एग्जाम मंथन ज्वाइन किए हुआ है, उन सारे बच्चों को हम देने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग की 10 किताब बिल्कुल फ्री। ठीक है,
तो चलिए मुलाकात होती है फिर आप लोगों से अगले दिन सुबह अगले तो चलिए मुलाकात होती है आप लोगों से फिर अगले दिन सुबह 8 बजे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को भले ये चैनल बाद में मिला, लेकिन आपके जो जूनियर्स हैं उनको जरूर सजेस्ट करिएगा कि वो लोग टॉपर्स कोर्स से जुड़े, जो साल भर का कोर्स है। भले इसकी फीस 399 है, लेकिन आप लोगों के रिकमेंडेशन पे आपका जो भी स्टूडेंट होगा, चाहे आपका छोटा भाई बहन हो, आपका जूनियर हो, आप अगर अपना प्रोफाइल उसको शेयर करेंगे कि हम ओके इंग्लिश एकेडमी से जुड़े थे या वहां के स्टूडेंट हैं, तो आपके रिकमेंडेशन पे उस स्टूडेंट की फीस ओनली 399 लगने वाली है। वैसे इस कोर्स की फीस जो बच्चे ऐप पर डायरेक्ट लेते हैं उन लोगों को 499 ही लगती है, लेकिन आप लोगों के रिकमेंडेशन पे हम 399 कर देंगे। तो कल फिर सुबह 8 बजे का वेट करिए, मुलाकात होती है। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, आपकी तैयारी के लिए।